वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है डायसराय, जिसमें प्रणव मोहनलाल लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास है और इसी तरह से कहानी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। कुछ थ्रिलिंग और हॉरर इवेंट्स नाइस। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में एक कोटेशन को दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जजमेंट के दिन सारे लोगों को उठाया जाएगा उनका हिसाब किताब लेने के लिए। और उसी तरह से डायरेक्टर भाई साहब ये भी बताने लगते हैं कि ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उसके बाद किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मधु नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। जब मधु किसी साइट पर काम करवा रहा होता है उसी वक्त कोई वर्कर अपनी चाय की गिलास नीचे गिरा देता है। ये देखकर मधु को थोड़ा अजीब लगने लगता है। मतलब ये मधु भाप लेता है कि कुछ बुरा होने वाला है। उसी वक्त कोई बंदा मधु को फोन करके एक शॉकिंग न्यूज बताने लगता है। तो मधु फटाफट से अपने घर के पास जाता है। वहाँ पर काफी सारे लोग जमा हुए होते हैं और उसी तरह से पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। पुलिस वाले किसी कुएं से एक लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकालने लगते हैं। इस लड़की का नाम होता है कणी और ये कणी मधु की नाइबर होती है। दूसरे सीन में मूवी के हीरो रोहन को दिखाया जाता है जो फिलहाल किसी लड़की के साथ कांडवान करते रहता है। एक्चुअली रोहन अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी होती है। इसके सारे फ्रेंड्स आकर दारू पीते हुए एंजॉय करने लगते हैं। अब इसी पार्टी के दौरान रोहन का बेस्ट फ्रेंड रोहन से कहने लगता है, अरे हमारी जो क्लासमेट थी ना कणी, उसने आत्महत्या कर लिया। उसको मरे हुए 2 दिन हो चुके हैं, कल ही फ्यूनरल है, हमें जाना चाहिए। रोहन भी शौक में रह जाता है। ये बात सुनने के बाद कहने लगता है ठीक है हम कल चलते हैं। और सच में भाई साहब इस रोशन का घर बहुत ही मस्त लगा मुझे। रोहन एक आर्किटेक्ट होता है, उसी तरह से इसका फादर एक बिल्डर। सुबह होने के बाद रोहन अपने फोन में उस कणी के मैसेजेस को चेक करते रहता है। इसी से हमको ये बात पता चलती है कि कुछ समय पहले रोहन और कणी के बीच रिलेशनशिप में था। बाद में शायद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। रोहन तो यही सोचने लगता है क्या कनी मेरी वजह से मर गई। इसके बारे में जानने के लिए डिसाइड कर लेता है कि इसके फ्रेंड के साथ कनी के घर पर जाएगा। सो थोड़ी देर के बाद रोहन उसका फ्रेंड कनी के घर के पास जाते हैं। वहाँ पर इसकी मुलाकात उस मधु से होती है। ये मधु रोहन के फादर को जानता होता है। रोहन को पहचान कर इसके साथ बस ऐसे ही बातचीत करते रहता है। बाद में वो मधु रोहन उसके फ्रेंड को कनी के घर के पास लाकर कुछ मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि ये कनी के क्लासमेट्स है। थोड़ी देर के बाद रोहन उस घर में ऐसे ही घूमते हुए कनी के कमरे के अंदर जाता है। वहाँ पर एक हेयर क्लिप होती है, उसको अपने हाथ में लेकर बस ऐसे ही प्रेस करते रहता है कनी को याद करते हुए। बाद में रोहन टेरेस के ऊपर जाता है तो वहाँ पर कनी का भाई किरण होता है। किरण रोहन को देखकर कहने लगता है, अरे भैया आप कब आए, क्या आपके पास एक सिगरेट है? सिगरेट पिए हुए बहुत दिन हो गए। अब इसी बातों में रोहन किरण से ये बात पूछने लगता है, क्या कनी मरने से पहले तुमसे कुछ कहा था? किरण कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, हम दोनों ज्यादा बातचीत नहीं करते और वैसे भी वो अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर ही नहीं करती। एक्चुअली पहले मैं ही उस कुएं के पास जाकर कनी की लाश को देखा। पहले तो मैं कुछ और समझने लगा लेकिन वो तो कनी की लाश थी। पता नहीं कनी कुएं में कब गिरी थी। जब उसकी लाश को निकाला गया था तो वो बहुत ही भयंकर थी। रातों को नींद नहीं आ रही मुझे। खैर रात होने के बाद रोहन वापस अपने घर पर आता है। जब फ्रेश अप वगैरह होकर सोने वाला होता है तो इसके टेबल के ऊपर वही हेयरपिन होती है। मतलब रोहन गलती से उस कणी की हेयरपिन अपने घर पर ला लिया जेब में डालकर। जो भी हो रोहन उस कणी को याद करके सो जाता है। आधी रात को रोहन ये ऑब्जर्व करता है कि इसकी कमरे की खिड़की ओपन हुई है। मतलब ऐसा आवाज आने पर रोहन वहाँ पर जाकर चेक करने लगता है। इसको कोई भी नजर ही नहीं आता। खिड़की बंद करते ही इसके कमरे का दरवाजा अपने आप ओपन होता है और उसी तरह से हॉल में से इसको घुंघरू की आवाजें सुनने को मिलती है। सोचने लगता है क्या काम वाली बाई अभी भी घर में मौजूद है? चेक करने पर घर में कोई भी मौजूद ही नहीं होता। खैर सुबह होने के बाद वो मधु अपनी माँ के पास आकर उसके पैरों की मालिश करते रहता है। इसी दरमियान में वो थोड़ा खांसते भी रहता है। मधु की माँ कहने लगती है कि तुम वो काम छोड़कर दूसरा काम कर लो बेटा। मधु कहने लगता है, अरे माँ कंस्ट्रक्शन साइट है ना, थोड़ी बहुत एलर्जी होती ही है, अगर ये काम छोड़ दूं तो कौन सा काम करूं। इसकी माँ कहने लगती है, वही जो तुम्हारे पिताजी किया करते थे। शायद मधु के फादर कुछ पुजारी वगैरह थे। मधु अपनी माँ से कहने लगता है कि अगर उस टाइम पापा गवर्नमेंट जॉब हासिल किया होता तो मुझे भी वो जॉब मिली होती, उनकी भी जिंदगी संवर जाती और मेरी भी। मधु की माँ यही मानती रहती है कि मधु के अंदर भी कुछ शक्तियाँ है, मतलब नेगेटिव एनर्जी को महसूस करने की शक्तियाँ। कहने लगती है कि अगर तुम चाहते थे तो उस लड़की की जान को बचा सकते थे। मधु कहने लगता है कि अरे माँ जो मुझे लगता है वो गाँव वालों को सुनाते रहूंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे। उसी शाम रोहन अपने फ्रेंड से मुलाकात करता है। बातों में ये बात पता चलती है कि रोहन कुछ दिनों के बाद यूएस जाने वाला है। वहाँ पर उसकी बड़ी बहन है शायद। घर वापस आकर जब रोहन सो रहा होता है
तो रोहन को ऐसा लगता है कि कोई इसके बाल संवार रहा है। रोहन फटाक से अपनी नींद से जाग जाता है, लेकिन इसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता। और उसी तरह से इसके बेड के ऊपर थोड़ा सा गड्ढा होता है, मतलब जैसा लगता हो इसके बेड के ऊपर कोई बैठा है, और इसकी आंखों के सामने ही वो गड्ढा चला जाता है, मतलब कोई बेड से ऊपर उठा है। दोबारा इसको घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। रोहन धीरे धीरे करते हुए पीछे जाकर अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके बाहर चला जाता है। दोबारा कान लगाकर सुनने लगता है, क्या ये मेरा वहम था? तो सच में कमरे के अंदर से किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है इसको। बाद में रोहन बिना अपने कमरे पर गए उसी हॉल में बैठा रहता है। समझ जाता है कि कनी की आत्मा इसके पीछे लगी है। रात भर सोता ही नहीं, सुबह होने के बाद अपने कमरे पर जाता है। दूसरी तरफ कनी का फादर उस कुएं को बंद करवा देता है। इस तरफ रोहन फटाफट से यूएस जाने के लिए अपने फ्लाइट्स की टिकट्स बुक कर ही लेता है। रात होने के बाद रोहन को दोबारा डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी सारी चीजें भूलकर किचन में जाकर कुछ आइसक्रीम वगैरह खाने लगता है। जब रोहन साइड में जाता है तो आइसक्रीम के डिब्बे का ढक्कन अपने आप निकलकर नीचे गिर जाता है। जब वो बस ऐसे ही देखते रहता है तो दोबारा कोई इसके बाल संवारने लगता है, मतलब इसके बाल अपने आप हिलने लगते हैं। यह देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता। बेचारे दोबारे की फटने लगती है। उसी वक्त उस कनी की आत्मा रोशन पर हमला करने लगती है। बहुत मारने पीटने लगती है, इसके हाथ को काटने लगती है, गला दबाने लगती है। वो आत्मा रोहन को दूर पटकने की वजह से रोहन बेहोश हो जाता है। ये सीन्स बहुत ही मस्त है। सुबह होने के बाद कामवाली बाई और वॉचमैन रोशन को जगाने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि सर आपको क्या हुआ, आपके चेहरे पर ये जख्म कैसे? रोहन इनको कुछ भी नहीं बताता। और उसी तरह से वॉचमैन ने रोहन के फादर को फोन करके रोहन के बारे में बता चुका होता है कि कल रात रोहन सीढ़ियों के पास पड़ा था। तो तभी रोहन का फादर रोहन को फोन करके हल्के से डांटने लगता है। मतलब इसका फादर ये समझने लगता है कि रोहन गांजा फूक रहा है, साइट्स के पास नहीं जा रहा। बाद में रोहन अपना फोन लेकर अपनी और कनी की वीडियोस देखने लगता है। जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे उस वक्त कनी रोहन के बालों को बहुत लाइक किया करती थी, उसके बाल संवारा करती थी। रोहन कहने लगता है कि साली कुतिया, मरने के बावजूद भी तुम मेरे बाल संवारने लगी, इस तरह से अपने बाल छोटे कर लेता है, अब संवारो मेरे बाल। उसके बाद रोहन उस मधु को किसी कॉफी शॉप पर बुलाता है। कहने लगता है कि मैं आपको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये बात किसके साथ शेयर करूं ये भी मुझे बात समझ में नहीं आई। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कुछ महीनों पहले मेरी और कनी की मुलाकात हुई। कुछ ही समय में हम दोनों बहुत ही क्लोज हो गए। हम दोनों के बीच अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन तभी कनी टोटली बदल गई। शादी करने की जिद करने लगी, बार बार मैसेजेस और कॉल्स करने लगी। मैं तो उसके कॉल्स और मैसेजेस से इरिटेट हो गया। मैं उस कनी को टोटली अवॉइड करने लगा, थोड़ा गैप लिया। उसके बाद कनी के ना मैसेजेस आए ना कॉल्स। रिसेंटली मुझे ये बात पता चली कि कनी ने आत्महत्या कर लिया। मुझे आपकी मदद चाहिए। वो कनी मरने के बावजूद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। कल रात उसने मुझे अटैक किया। मधु कहने लगता है कि मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। रोहन कहने लगता है कि आप ही कनी की फैमिली से बात करके कुछ पूजा पाठ करवा दीजिए। अगर मैं ये बात दूसरों को बताऊंगा तो कोई भी यकीन ही नहीं करेगा मेरी बातों पर। मधु कहने लगता है कि देखिए, ये मानना है कि मरने के बाद उनकी आत्मा 16 दिन तक धरती पर ही रहेगी। 16 दिन के बाद एक पूजा होती है। उस पूजा के बाद वो आत्मा इस धरती से चली जाती है। इस 16 दिन तक वो आत्मा अपने मन पसंद के लोगों के साथ अपना टाइम बिताती है। अगर किसी की अनहोनी तरीके से मौत हो गई, जैसे कनी की, वो आत्मा थोड़ा खतरनाक हो सकती है। सो आप पूजा खत्म होने तक थोड़ा मैनेज कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो बाद में मधु जिस तरह से कहा, रोहन अपने घर वापस आकर पूजा खत्म होने तक इंतजार करते रहता है। फाइनली कनी की 16 दिन की पूजा के टाइम रोहन वहाँ पर जाता है। सो घर वापस आने के बाद पहले अपने बेडरूम में जाकर चेक करने लगता है क्या कनी की आत्मा अभी भी इस कमरे में मौजूद है या नहीं। सो लकीली इसके घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। तब जाके रोहन सुकून से सोने लगता है। इतनी रातों तक ये सोया ही नहीं होता। हर दूसरी रात रोहन अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है और इस पार्टी पर कनी के भाई किरण को भी बुलाता है कि तुमको थोड़ा चेंज मिलेगा, इसलिए तुमको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे पूछ लेना। एक काम करता हूँ, मैं तुमको कुछ पैसे सेंड करता हूँ। किरण कहने लगता है, अरे नहीं भैया, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। किरण गुस्से में कहने लगता है, क्या मैं तुमको हेल्प लेने वाला बंदा नजर आ रहा हूँ? जब से वो कनी मरी है सारे लोग मुझ पर दया करने लगे, घर वाले बाहर वाले। रोहन समझाने लगता है कि किरण तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैंने तो बस ऐसे ही कहा तुमसे। देखते ही देखते ये किरण बहुत रोने लगता है। मतलब जब से इसकी बहन मरी ये रोया ही नहीं। रोहन भी कहने लगता है कि रो लो, तुम अच्छी तरह से रो लो, अपने दुख को बहा दो। बाद में रोहन किरण को ड्रिंक लाने के लिए थोड़ा आगे जाता है। तभी रोहन को दोबारा उसी घुंघरों की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज सुनने के बाद इसके तो होश उड़ जाते हैं, जिसका मतलब कनी की आत्मा अभी भी इस दुनिया से नहीं गई। तभी वो कनी की आत्मा किरण के पास आकर
इसको बालकनी से गिराने की कोशिश करने लगती है। रोहन फटाक से किरण के पैर पकड़ लेता है बचाने के लिए, लेकिन ये बचा नहीं पाता। वो किरण नीचे गिर ही जाता है। मतलब सब कुछ विदिन सेकंड में होता है। इसके सर को जबरदस्त चोट लगती है। इसके दोनों पैर भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। उसके बाद रोहन ही उस किरण को हॉस्पिटल पहुंचाने लगता है। किरण की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है। सो बाद में वो मधु रोहन के पास आकर कहने लगता है कि आपने क्यों उस किरण को ऐसी पार्टीज पर बुलाया। किरण के माँ बाप को वही इकलौता बच्चा है और वो भी इस हालत में है। चाहकर भी वो लोग आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। आप तो बड़े लोग हो। रोहन समझाने की कोशिश करने लगता है। मधु कहने लगता है कि सर आप यहाँ से जाइए, मैं आपसे बाद में मुलाकात करूंगा। उसके बाद रोहन वापस अपने घर पर आकर उस कनी की हेयर क्लिप लेकर बस ऐसे ही प्रेस करते रहता है। उसी वक्त इसकी घर की लाइट चली जाती है। उसी तरह से इसके घर में कुछ आवाजें भी आने लगती है। रोहन फटाफट से अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करके इधर उधर चेक करते रहता है। इसी दरमियान में रोहन को वही घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। रोहन तो बहुत डरने लगता है। उसी तरह से इसको कुछ परछाइयां नजर आने लगती है। शॉकिंगली कमरे के पास इसको कनी की वो आत्मा नजर आती है। बात यह है कि वो कनी की आत्मा नहीं बल्कि किसी मेल की आत्मा होती है। अब बेचारा डर के मारे रोहन बाहर ही बैठा होता है। सुबह होने के बाद मधु को बुलाने पर मधु रोहन के घर पर आता है। मधु से कहने लगता है कि वो आत्मा कनी की नहीं बल्कि किसी और की है। मधु इसके घर के अंदर आकर कुछ सवालात पूछने लगता है कि आपने इस घर को किसी से खरीदा था? क्या रिसेंटली आपके घर में किसी की मौत हुई, या तो फिर रिसेंटली किसी कब्रिस्तान पर गए थे, या तो फिर अबैंडन प्लेस पर? रोहन यही कहने लगता है, नहीं भैया, मैं तो बस कनी के घर पर ही गया था। हाँ, वहाँ पर मैंने एक चीज किया, कनी के कमरे पर जाकर उसकी हेयर पिन बस ऐसे अपनी जेब में डाल दिया। मधु कहने लगता है वही कारण हो सकता है। जिस किसी के भी अनहोनी घटनाओं से मौत होगी वो आत्मा धरती पर रह जाती है और उसी तरह से उनकी जरूरत की चीजों में उनकी आहट मौजूद होती है। लेकिन आपके मामले में वो हेयर पिन कनी का ही है, लेकिन आपको सताने वाली आत्मा कनी की नहीं है, जिसका मतलब कनी और उसकी चीजों पर कोई और भी लाइक करता है। जब आप कनी के रूम में जाकर हेयर पिन को लिया होगा, वो आत्मा आपको ऑब्जर्व किया होगा, तभी से वो आत्मा आपको फॉलो करने लगी और उसी तरह से हम दोनों की बातें अभी भी वो आत्मा सुन रही होगी। रोहन पूछने लगता है कि वैसे भी वो बंदा मुझे टॉर्चर क्यों कर रहा है? मधु कहने लगता है वो तो इंक्वायरी करने के बाद ही पता चलेगा कि वो बंदा कौन है और आपको क्यों टॉर्चर कर रहा है। कनी का उसका क्या कनेक्शन है? उसके बाद रोहन और मधु दोबारा कनी के घर पर जाकर उसके कमरे की अच्छे से इंस्पेक्शन करते रहते हैं। रोहन कनी का उस हेयरपिन को उसी जगह पर रख देता है जहाँ से लिया था। मधु ये ऑब्जर्व करता है कि इसके कमरे में कनी के घुंघरू मौजूद नहीं है। मतलब कनी क्लासिकल डांस किया करती थी, वो पैरों पर पहनते हैं ना घुंघरू, वो मिसिंग होते हैं। रोहन कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कनी की जिंदगी में कोई और लड़का भी था। मधु कहने लगता है शायद आपसे ब्रेकअप करने के बाद कनी की मुलाकात किसी और लड़के से हुई होगी, या तो फिर वो लड़का कनी को फॉलो कर रहा था। यहाँ पर सिर्फ प्यार का ही नहीं बल्कि दुश्मनी का भी तो मामला हो सकता है। कोई कनी को प्यार भी कर सकता है, कोई उसका दुश्मन भी हो सकता है। कनी के कमरे की खिड़की से एल्सम्मा नाम की एक औरत का घर नजर आते रहता है, जो इसकी पड़ोसन होती है। नेबर्स को दूसरे घर वालों की बातें काफी सारी पता होगी। इस तरह से ये दोनों एल्सम्मा नाम के उस औरत के घर पर जाकर कनी के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कनी कैसी लड़की थी, क्या उससे मुलाकात करने के लिए कोई आता जाता था। एल्सम्मा कहने लगती है नहीं, कोई भी कनी से मिलने के लिए नहीं आता था, वो बस अपने ख्यालों में खोई रहती। लगता है उस घर को ही कोई श्राप लगा है। पहले कनी मर गई, उसके बाद उसके भाई की हालत। उसके बाद रोहन वापस अपने घर पर आकर बिना अपने घर में गए अपने कपड़े शपड़े पैक करके बाहर स्टे करने लगता है। उसी रात जब मधु अपने घर में बैठकर डिनर कर रहा होता है तो देखते ही देखते इसके घर के दरवाजे और खिड़कियाँ अपने आप ओपन होने लगती है और उसी तरह से मधु को ऐसा लगता है कि मेन दरवाजे से कोई अंदर आ रहा है। तभी इसके सामने की चेयर अपने आप हट जाती है। ये देखकर मधु के तो होश ही उड़ जाते हैं। मधु फटाफट से अपनी पूजा वाले रूम में जाकर दिया जलाकर वहाँ पर छुप जाता है। उसी कमरे के बाहर इसको घुंघरू की आवाजें सुनाई देती है। वो आत्मा उस कमरे के करीब आकर वहाँ से चली जाती है वापस। खैर दूसरे दिन रोहन और मधु कनी के क्लासिकल डांस स्कूल पर जाकर कनी की फ्रेंड से कनी के बारे में पूछने लगते हैं। उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि सडनली एक दिन कनी क्लास पर आना बंद कर दिया। मैंने पूछा, उसने कहा था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। रोहन पूछने लगता है क्या यहाँ पर कोई मेल स्टूडेंट्स भी आते हैं? कनी की फ्रेंड कहने लगती है नहीं, ओनली गर्ल्स। मधु पूछने लगता है क्या कनी का कोई बीएफ था? कनी की फ्रेंड कहने लगती है नहीं नहीं, लेकिन एक दिन हम दोनों के साथ एक अजीब की घटना पेश आई। एक दिन हम दोनों क्लास खत्म करके जब वापस घर पर जा रहे थे तो जोरदार बारिश हो रही थी। हम दोनों एक ज़ेरॉक्स शॉप के पास जाकर खड़े हो गए। वहाँ पर एक लड़का कनी को ही देख रहा था। दूसरे दिन वो लड़का इसी डांस स्कूल के पास आकर सिर्फ कनी को ही ऑब्जर्व किया करता था। मैंने उस लड़के के बारे में कनी को बताकर ये कहा कि उसके खिलाफ
खिलाफ हम कंप्लेंट देंगे। कनी ने मना कर दिया कि इस छोटे से इश्यू को क्यों बड़ा करना, बस उस लड़के को इग्नोर करते हैं। सो बाद में रोहन और मधु उस जेरॉक्स शॉप के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। दुकान वाला बंदा कहने लगता है, हाँ 6-7 महीने पहले एक लड़का यहाँ पर काम किया करता था, उसका नाम था फिलिप। बस 2 महीने ही मेरी दुकान में काम किया, उसके बाद उसने स्टॉप कर दिया। एक्चुअली उस टाइम मुझे वर्कर्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन चर्च के फादर ने रिकमेंड करने की वजह से वो फिलिप मेरी दुकान में काम करने लगा। उसकी वजह से मेरे काफी सारे पेपर्स बर्बाद हो गए थे। कोई ना कोई जेरॉक्स पेपर से निकालता ही था। मैंने सुना है कि अब वो फिलिप सऊदी चला गया है। इस तरह से फिलिप ने जो जेरॉक्स पेपर्स निकाला वो इन दोनों को दिखाने लगता है। बाद में मधु रोहन से कहने लगता है कि यहाँ पर एक एजेंट है, उसी एजेंट के जरिए से काफी सारे लोग गल्फ कंट्री को जाते हैं। हमने जो मुलाकात किया था ना एल्सम्मा, उसका बेटा मनु भी गल्फ कंट्री को गया है। रोहन कहने लगता है, आप चर्च पर जाकर उस फिलिप के बारे में इंक्वायरी करिए, मैं एल्सम्मा के घर पर जाकर उस एजेंट का नंबर लेकर आता हूँ। सो मधु उन जेरॉक्स पेपर्स को लेकर चर्च के फादर के पास जाकर दिखाने लगता है। फादर देखकर कहने लगता है कि इसमें से कुछ सेंटेंस बाइबल में के हैं और कुछ बहुत ही अजीब के हैं। ये सारे वर्ड से किसी किताब में से ली गई होगी। अगर ये सारी चीजें फिलिप ने लिखी होगी तो शॉकिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि चर्च की लाइब्रेरी की सारी किताबें वो पढ़ चुका है। हर वीक में यहाँ पर वो गाने भी गाया करता था। मैंने उसको सजेस्ट किया कि गल्फ में जाकर एक अच्छी सी जॉब कर लो। मधु पूछने लगता है कि फादर क्या उस फिलिप की फोटो आपके पास है? फादर कहने लगता है, हाँ मेरे पास एक ग्रुप फोटो है। इस तरह से उस मधु को दिखाने लगता है वो फोटो। इस तरफ रोहन एल्सम्मा के पास आकर इसके बेटे मनु का फोन नंबर पूछने लगता है। एल्सम्मा कहने लगती है, अरे मुझे तो उसका नंबर पता नहीं है, कभी कभार वही मुझे कॉल करता है। रोहन पूछने लगता है, क्या मनु के एजेंट का नंबर आपके पास है? एल्सम्मा कहने लगती है, रुको मैं देखकर बताती हूँ। अब रोहन एल्सम्मा के घर के अंदर आकर बस ऐसे ही इधर उधर देखने लगता है। शॉकिंगली इसको ये बात पता चलती है कि मनु का दूसरा नाम ही फिलिप है। दूसरी तरफ चर्च में मधु भी उस फिलिप की फोटो देखकर शॉक में रह जाता है। रोहन धीरे धीरे उस फिलिप के कमरे में जाता है तो शॉकिंगली फिलिप की लाश सड़ चुकी होती है। मतलब एल्सम्मा ने सारी दुनिया से ये छुपा के रखा कि इसका बेटा मर चुका है, सऊदी चला गया। एक्चुअली इसकी मौत कैंसर से हो चुकी थी। उसी वक्त एल्सम्मा रोहन के सर पे वार करके बेहोश कर देती है। रात होने के बाद जब रोहन को होश आता है तो एल्सम्मा फिलिप की लाश के सामने बैठकर बाइबल पढ़ती रहती है। कहने लगती है कि मुझे पता था कि किसी न किसी दिन मेरे बेटे को ढूंढते हुए कोई न कोई आएगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें देखकर मैं बहुत आश्चर्य हो गई। मरने से पहले मेरे बेटे ने मुझसे एक ख्वाहिश मांगी, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव नहीं होना चाहिए। बाइबल के वर्ड सुनते हुए खिड़की के जरिए से कनी को देखता रहे हमेशा। जब जब मेरे बेटे की सांस फूलने लगी थी उसने मुझसे ये कहा कि माँ मैं कनी का चेहरा भूलता जा रहा हूँ। उस वक्त मैंने कनी की फोटो उसके हाथ में थमा दिया था। उसके बाद ऐसे ही कनी की सारी चीजें मेरे बेटे को लाकर देने लगी। उसकी हेयर पिन, कंगई, उसके घुंघरू, चूड़ियाँ, झुमके। मेरा बेटा मनु जब अच्छा था किसी भी दिन कनी से न बात किया न अपने प्यार का इजहार किया, बस अपनी जिंदगी भर उसको देखता रहा। मरने से पहले मेरे बेटे ने ये डिसाइड कर लिया कि वो इस दुनिया को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगा, हमेशा कनी के साथ ही रहेगा। वही संकल्प अभी भी उसको इस दुनिया में रखा है। खैर थोड़ी देर के बाद मधु एल्सम्मा के घर के पास आता है। चुप चुप के जब घर के पीछे जाता है तो एल्सम्मा गड्ढा खोद रही होती है रोहन को मार के यहाँ पर दफनाने के लिए। मधु फटाफट से रोहन के पास आकर इसको उठाने की कोशिश करने लगता है। ये मधु भी मनु की लाश को देखकर शॉक में रह जाता है। इतने महीनों से मुझे ये बात पता नहीं चली कि मम्मी ने इस मनु को मम्मी बना दिया। खैर मधु रोहन से कहने लगता है कि हमें इसके पैर में के घुंघरू निकाल देना होगा। यही घुंघरू इसको बांध के रखा है यहाँ पर। उन घुंघरुओं को निकालने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो निकलते ही नहीं, मतलब हड्डियां में जकड़ चुके होते हैं। रोहन कुछ चाकू वगैरह लाने के लिए किचन में जाता है। उसी वक्त एल्सम्मा कुल्हाड़ी लेकर रोशन पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। वाह लाजवाब। एल्सम्मा तो ब्रूस ली की मां निकली। इस तरफ कमरे में वो मनु की आत्मा इस मधु को जकड़ लेती है, मतलब इसको मारने की कोशिश करने लगती है। रोहन बहुत ही मुश्किल से एल्सम्मा को जख्मी करके मधु के पास आता है। मधु की सांस रुक चुकी होती है तो रोहन फटाफट से एक बड़ी वाली चाकू लेकर उस मनु के दोनों पैर ही कट कर देता है। ये सीन बहुत ही इंटेंस में चलते हैं सच में। उसके बाद रोहन उस मनु के दोनों पैरों को चूल्हे में डाल देता है। ऐसा करते ही उसी वक्त मनु की आत्मा घर का टेरेस फाड़कर इस दुनिया से चली जाती है। वही आग एल्सम्मा के घर पर गिरकर इसका घर धीरे धीरे जलने लगता है। एल्सम्मा थोड़ी देर तक अपने बेटे को याद करते हुए रोते हुए वहीं पर बैठी रहती है। रोहन एल्सम्मा को दिलासा दिलाते हुए उसको बाहर लाता है। खैर इसके कुछ दिनों के बाद जब मधु अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है तो इससे मिलने के लिए एक बंदा आता है। कहने लगता है कि मैं आपके पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ,
मैंने सुना कि आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन शायद आप भी ऐसे केसेस डील कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे एक जान पहचान वाले हैं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपके फ्री टाइम पर उस घर पर आकर थोड़ा चेक करोगे अच्छा होगा। मधु भी कहने लगता है ठीक है, मैं इस संडे आ जाऊंगा। ये बंदा जाने के बाद रोहन मधु से मिलने के लिए आता है। आज ये यूएस जाने वाला है अपनी बहन को देखने के लिए। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद रोहन वापस अपने घर पर आकर अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगता है। तभी शॉकिंगली ये अपने बेड के ऊपर कनी की हेयर पिन को देखता है और उसी तरह से बेड के ऊपर थोड़ा गड्ढा भी होता है, जैसा कोई बैठा हो। जब रोहन वहाँ पर चादर ऊपर डालता है तो सच में बेड के ऊपर कोई बैठा होता है, मतलब वो चादर नीचे गिरती नहीं। उसके बाद क्या था, रोहन की दोबारा फटने लगती है। शायद वो आत्मा कनी की होगी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मे बी इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।